सिर्फ एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, एससीक्यू की मैंने बात नहीं की। एमसीक्यूज में माशाल्लाह ये हाल है कि 40 में से शायद किसी के 4 ठीक हैं, किसी के 5 ठीक हैं। ये हाल मतलब बगैर सोचे समझे लगाए हुए, बगैर सोचे समझे इस तरीके से मोस्ट ऑफ द, मतलब मैंने ज़्यादा क्रॉस ही लगाया। अब पता नहीं आपको कौन सा। जी बच्चों, जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? पार्टिसिपेंट्स आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग एनाटॉमी ऑफ द नी जॉइंट, जिसमें हम लोगों ने टिबियोफेमोरल आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ा था और पैटेलोफेमोरल आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही है। फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द पैटेलर कंप्रेशन एज वेल एज पैटेलर अलाइनमेंट। ठीक है, पैटेलर अलाइनमेंट में हम लोगों ने क्वाड्रिसेप एंगल को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने मेल अलाइनमेंट और ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स के क्या कॉजेज हैं हम लोगों ने उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था कि जी अगर फेमोरल एंटीवर्जन हो जाए, कॉक्सा वेरा हो जाए, जीनो वेलकम हो जाए, तो ये तमाम जो कॉजेज हैं ये क्या कॉज कर सकती हैं, ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं या मेल अलाइनमेंट कॉज कर सकती हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोगों के पास रह गया था नी एंड गेट साइकिल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यूजुअली आप सबको पता है कि हम लोग गेट साइकिल को डिवाइड करते हैं इनटू 2 फेजेस। द वन इज द स्टैंस फेज एंड द अदर वन इज द स्विंग फेज। ठीक है, और उनको हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं इनटू देयर सब स्टेजेस। ठीक है, अब वो कहते हैं नी जॉइंट ड्यूरिंग द हील स्ट्राइक फेज। हील स्ट्राइक जब हम करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्टैंस स्टेज। ठीक है, स्टैंस फेज की ये सबसे पहली स्टेज है कि जब हम लोग हील को स्ट्राइक करते हैं। तो कहते हैं हील को स्ट्राइक करने के लिए आपके नी की एक्सटेंशन कंपल्सरी है। अगर नी एक्सटेंडेड होगा या 0 डिग्री फ्लेक्स्ड होगा, 0 डिग्री फ्लेक्स्ड का मतलब क्या है, दैट नी इज एक्सटेंडेड। ठीक है, सो 0 डिग्री फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन इज कंपल्सरी फॉर हील स्ट्राइकिंग। ठीक है, अगर आपका नी एक्सटेंडेड नहीं होगा तो आप कभी भी हील स्ट्राइक नहीं कर सकोगे। आपको फुट क्या रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा अगर आपका नी एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल गेट साइकिल नहीं रहेगा। इसलिए नॉर्मल गेट साइकिल को फॉलो करने के लिए आपके नी को क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए ताकि आपकी हील स्ट्राइक कर सके। अच्छा, जब हील स्ट्राइक हो जाती है तो उसके बाद आता है मिड स्टैंस फेज। मेरे नी जॉइंट को देखें, दिस इज द हील स्ट्राइक। ठीक है, मेरे नी जॉइंट को फॉलो करना है, नी जॉइंट फ्लेक्स हुआ। ठीक है, वो कहते हैं ये जो नी जॉइंट की फ्लेक्शन है इज ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्रीज। ठीक है, एंड दिस 10 to 15 डिग्रीज इज पॉसिबल और इज कंपल्सरी और इज नेसेसरी। ठीक है, ताकि मेरा जो वेट पिछली टांग पे था वो शिफ्ट हो सके किसी ऊपर, अगली जो लीडिंग लेग है उसके ऊपर शिफ्ट हो सके। दैट इज द मिड स्टैंस फेज। मिड स्टैंस फेज को एक्चुअली हम ये भी कहते हैं कि दैट इज द वेट बेयरिंग स्टैंस, कि जिसमें हमारा जो वेट होता है वो सारा का सारा किस कौन बेयर करता है, लीडिंग लेग बेयर कर रही है। समझ आ गई बेटा बात से? ठीक है, फिर मिड स्टैंस के बाद हम लोग इसमें जाते हैं पुश ऑफ फेज में जाते हैं। पुश ऑफ फेज में भी हमें ऑलमोस्ट 30 डिग्री नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड होती है। मिड स्टैंस आ गया, मिड स्टैंस के बाद मेरी इसी टांग को फॉलो करें। मिड स्टैंस के बाद दिस वन, दिस इज द पुश ऑफ फेज। दिस नी फ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। पुश ऑफ फेज में 30 डिग्री नी फ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड ताकि मेरा पुश ऑफ अच्छा हो सके, नॉर्मल हो सके। यहाँ पे अगर मेरी नी फ्लेक्शन नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा पुश ऑफ नॉर्मल नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, जस्ट लाइक दिस, समझे? ठीक है, एक्सटेंडेड नी के साथ पेशेंट क्या करेगा, अपने गेट को या कोई भी वॉकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेगा। इसलिए पुश ऑफ फेज के वक्त हमें कितनी नी की फ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्विंग फेज। पुश ऑफ के बाद आपके पास क्या है,
ये स्विंग फेज। अब ये कहते हैं स्विंग फेज में हमें क्या कितनी नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री। कितनी नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, 60 डिग्री। पुश ऑफ के लिए पुश ऑफ करने के बाद मैंने क्या करना है, लिफ्ट करके काम को आगे लेकर। अब वो कहते हैं ये 60 डिग्री नी फ्लेक्शन क्यों कंपल्सरी है, ये क्यों नेसेसरी है, ताकि मेरा फुट ड्रैग ना हो विद द फ्लो, मेरा फुट क्लियर हो सके। ठीक है, उस फुट को क्लियर करने के लिए 60 डिग्री नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री नी फ्लेक्शन नहीं होगी तो मेरा फुट क्या करेगा, ड्रैग करेगा फ्लोर के साथ, या फुट ड्रैग करेगा, या फिर मैं जस्ट लाइक दिस हिप को ज्यादा फ्लेक्स करके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फुट को क्लियर करना पड़ेगा। समझ आ गई बात नहीं? सो दिस इज द नी जॉइंट एंड द गेट साइकिल। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये तीनों फेजेस हैं जिसमें हमारे नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ एक दफा रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द स्टैंस फेज एंड ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट फेज। ठीक है, स्टैंस फेज का फेज है आगे इनिशियल कॉन्टैक्ट फेज या हील स्ट्राइक हम लोग को। ठीक है, सो 0 से लेके 60 डिग्री 60-70 डिग्री की नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड होती है हमें अपने गेट को नॉर्मल रखने के लिए, जिसकी 70 डिग्री से लिमिटेड होगी। ठीक है, अल्टीमेटली उसका गेट नॉर्मल नहीं रहे। समझ आ गई बात की? इसी तरीके से जैसे क्वाड्रिसेप्स हैं, अब मसल्स की अगर हम लोग बात कर लें कि मसल्स क्या रोल प्ले करें, तो सबसे पहला क्या काम मसल रोल प्ले करेंगे, जैसे ये हील स्ट्राइक होती है तो एक्चुअली ये हील स्ट्राइक किसकी वजह से कर रही है, क्वाड्रिसेप की एक्टिवेशन की वजह से। क्वाड्रिसेप एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि नी हमारा एक्सटेंड हो सके और हील स्ट्राइक कर सके। फिर जब हील स्ट्राइक हो गई है उसके बाद हमारा मिड स्टैंस फेज आना है, तो मिड स्टैंस फेज में यही क्वाड्रिसेप क्या करता है, इसेंट्रिकली कंट्रोल करता है हमारी नी फ्लेक्शन को। इसेंट्रिकली, इसमें हमारा हैमस्ट्रिंग नहीं एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, बल्कि क्वाड्रिसेप क्या कर रहा है, इसेंट्रिकली डी एक्सेलरेट कर रहा है नी को किसके अंदर, फ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, हमारा हैमस्ट्रिंग नहीं एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सही है, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो सिंपली क्वाड्रिसेप ही नी फ्लेक्शन अलाउ कर सकता है अगर वो इसको लेंथन करना शुरू कर दे, अपने आप को लेंथन करना शुरू कर दे। समझ आ गई बात की? ठीक है, उसके बाद जब हमारा पुश ऑफ फेज आता है, पुश ऑफ फेज के अंदर हमारे पास क्या आता है, हैमस्ट्रिंग्स की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, प्लस द स्टेबलाइजिंग फंक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। और फिर जब हम लोग स्विंग फेज में जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आता है, हैमस्ट्रिंग एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्वाड्रिसेप का कोई कंट्रोल नहीं रहता, इसमें हैमस्ट्रिंग एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है, नी को फ्लेक्स करता है 60-70 डिग्री, और फिर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है और फिर आप अगला स्टेप रखने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मसल। समझ आ गई बेटा बात की यहाँ तक? ठीक है, now we are going to study the different pathological conditions affecting the knee joint. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, आप सबको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज कॉमनली अफेक्टिंग द नी जॉइंट। ये सबसे ज्यादा जो आप कह लो कि चांसेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, वो नी जॉइंट में होते हैं। नी जॉइंट के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है हिप जॉइंट की। दोनों वेट बेयरिंग है, नी जॉइंट में ज्यादा चांसेस हैं और हिप जॉइंट में कम चांसेस हैं। ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूजुअली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस किसे कहते हैं कि बोन और जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाना। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज होना, और जैसे जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज प्रोग्रेस करता जाता है वैसे वैसे आपकी बोन इन्वॉल्व होती जाती है, सबकॉन्शियस बोन इन्वॉल्व होती जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व नहीं रहता बल्कि इसकी बोन भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बनते हैं वो इस बोन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बनते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये बुक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि 65 इयर्स के बाद, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में 50 इयर्स के बाद आप लोगों को रेडियोग्राफिक एविडेंस मिलता है उन इंडिविजुअल्स की जिनकी एज क्या है, 50 इयर्स से प्लस है। ठीक है, उनमें जरूर आपको रेडियोग्राफिक एविडेंस, लेट्स से अगर आप 100 इंडिविजुअल्स लेते हैं 50 प्लस के, तो उसमें से 80 to 85% ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें रेडियोग्राफिक एविडेंस होगा किसका, ऑस्टियोआर्थराइटिस।
समझ आ गई बेटा बात यहाँ तक? ठीक है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी डेवलप होगा किसी भी पेशेंट के अंदर तो अल्टीमेटली जीनू वेरम डिफॉर्मिटी पैदा होती है। क्यों जीनू वेरम डिफॉर्मिटी? जीनू वेरम डिफॉर्मिटी क्या है कि जिसमें आपके दोनों नी जॉइंट्स क्या कर जाते हैं, मिड लाइन से अवे मूव कर जाते हैं। ठीक है, हमारे मिड लाइन से अवे मूव कर जाना नीज का, दैट इज जीनू वेरम, जिसको हम लोग बो लेग्स भी बोलते हैं। बोथ लेग्स हम लोग एक्चुअली टिबिया के लिए यूज करते हैं, नी जॉइंट के लिए हम लोग जीनू वेरम भी यूज करेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Now, the next thing is why जीनू वेरम is going to develop there. जीनू वेरम क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा वेट बेरिंग है दैट इज ऑन द मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट, मीडियल टिबियल प्लेटली और मीडियल फेमोरल कंडाइल के ऊपर सबसे ज्यादा वेट बेरिंग होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक आर्थराइटिस स्टार्ट होगा तो वो पेशेंट क्या करेगा, वेट बेरिंग से बचेगा। जब वो सरफेस जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो रही है वो क्या करेगी, अवॉइड करेगी वेट बेरिंग से। पेशेंट कंपनसेशन के अंदर जाएगा कि पेशेंट की जो नीज है वो अवे मूव करना शुरू कर देगी, नीज के वो अपनी वेट को क्या शुरू करेगा, लेटरली शिफ्ट करना शुरू कर देगा onto the lateral femoral condyle or onto the lateral tibial plateaus in response to this arthritis, जिसकी वजह से जीनू वेरम डेवलप होता है। समझ आ गई बेटा बात की? Now these are the some positive factors, etiological factors। ठीक है, etiological factors में obesity है, फीमेल, ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ओबेसिटी है, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जो डाइट है आपकी, जो स्मोकिंग है, हैबिट्स हैं, ये सारी की सारी आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज करती हैं। एंड लास्ट वन कि जी आपके जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट हैज अ टेंडेंसी टू रन इन फैमिलीज कि जिनके बड़ों को हुआ होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, they have more tendency to get osteoarthritis later in any lifetime। ठीक है, समझ आ गई बात? तो that is why genetic influence इसका बहुत important role play करता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। The next one is the post-traumatic arthritis। Post-traumatic arthritis means an arthritis that is going to occur as a result of a trauma। अब बेटा हम सबको पता है, हम सब लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जी नी जॉइंट के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो किससे मिलती है, क्रूशिएट लिगामेंट से। एंटीरियर है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। फिर हमें किससे स्टेबिलिटी मिलती है, कोलेटरल लिगामेंट से, मीडियल है, लेटरल है। और फिर हमें जो कुशनिंग इफेक्ट मिलता है वो किससे मिलता है, मेनिस्काई से। मेनिस्काई लेटरल है, मीडियल है। लेकिन वो कहते हैं कि नी जॉइंट की क्रूशिएट लिगामेंट्स की इंजरी हो जाए, कोलेटरल लिगामेंट्स की इंजरी हो जाए या मेनिस्कल इंजरी हो जाए, इन तीनों इंजरीज के बाद, एक्यूट इंजरीज के बाद, देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। एसीएल इंजरी के बाद 80% चांस होता है कि उस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा किसी भी लाइफ टाइम में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जी वो रिहैबिलिटेट हुआ और ठीक हो गया तो अभी उसको हो जाए, नहीं, किसी भी लाइफ टाइम के पीरियड में उसकी किसी लाइफ टाइम के अंदर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, 80% चांसेस है। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू इंजरी ऑफ द स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जिसमें अनहॉली ट्राइएड होता है, मींस मीडियल मेनिस्कस भी रप्चर हो जाए, जिसमें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी रप्चर हो जाए, एसीएल भी रप्चर हो जाए या पीसीएल रप्चर हो जाए, उनमें दोनों में चांसेस हैं, एसीएल भी रप्चर हो सकता है, पीसीएल भी रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो इन जिनमें अनहॉली ट्राइएड हो जाए, ठीक है, अनहॉली ट्राइएड हो जाए तो अल्टीमेटली उनमें ज्यादा चांसेस होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक्यूट इंजरी इन स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स की हमेशा रिजल्ट करती है जॉइंट फ्यूजन के साथ। ठीक है, मींस टू से हमें कैसे पता चलेगा कि ये देयर इज अ इंजरी टू द लिगामेंटल स्ट्रक्चर और द मेनिस्कल, ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं यूजुअली जैसे ही इनको इंजरी होती है तो जॉइंट स्वेलिंग की तरफ जाता है। अब वो कहते हैं जॉइंट स्वेलिंग दो किस्म की हो सकती है, एक क्या हो सकती है, इमीडिएट और एक प्रोग्रेसिव होती है जॉइंट स्वेलिंग। प्रोग्रेसिव जॉइंट स्वेलिंग जो है वो इंडिकेट करती है कि दैट इज ओनली अ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। ठीक है, सेकंड वन की जो इमीडिएट स्वेलिंग है वो इंडिकेट करती है किसको, हेमार्थ्रोसिस को, मींस टू से कि देयर इज अ ब्लीडिंग। ठीक है, कि ऐसी एक लार्ज इंजरी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया,
ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से आर्टीरियल प्लेक्सस की रप्चरिंग होगी और ब्लीडिंग होगी ये जॉइंट के अंदर, ठीक है। सो इमीडिएट स्वेलिंग क्या इंडिकेट करेगा? ब्लीडिंग को, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्वेलिंग का इंडिकेट करेगा फ्लूइड, ठीक है, सही है। लास्ट वन इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब आप सबको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज सच हमारे लार्ज जॉइंट्स को इफेक्ट नहीं करता, बट देयर इज अ टेंडेंसी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्वॉल्व कर सकता है बोथ नी जॉइंट्स, ठीक है। और आप सबको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिंपली क्या है? साइनोवियल इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और साइनोवियल इन्फ्लेमेशन जो है वो इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि अल्टीमेटली डिफॉर्मिटीज पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस फिंगर्स को और हैंड्स को किस तरीके से अफेक्ट करे, इसी तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके नी जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकता है जब लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। वरना रेयरली होती है लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। सो वो कहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आपके पास क्या बन सकती है? कौन सी डिफॉर्मिटी बनती है? जीनू वेलगम, ठीक है। हमेशा याद रखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कौन सी डिफॉर्मिटी बनेगी? जीनू वेलगम। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कौन सी बनेगी? जीनू वेरम, ठीक है। अब इन रिस्पॉन्स टू दीज पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, हमारे पास कुछ सर्जरीज आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाती हैं? कुछ सर्जरीज आ जाती हैं, और उन सर्जरीज में से हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि हम लोग किस पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज, ठीक है। रिप्लेसमेंट भी है, ठीक है। साइनोवियम को जब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व करें सर्जरी में तो वो भी एक सर्जरी है। एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, वो भी सर्जरीज हैं। फिर एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम स्केलेटल स्ट्रक्चर को, मींस टू से फीमर और टिबिया को चेंज करने के, अलाइन करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक सर्जरी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज, बट दैट सर्जरी choosing a surgery depends on the number of factors, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमें हम कैसे चूज करेंगे कि जी इस पेशेंट के लिए हमें ये सर्जरी रिक्वायर्ड है, ठीक है। Now the type of surgeries are going to depend on the following factors. The first one is the patient sign and symptoms. Patient के sign and symptoms क्या हैं, ठीक है। अब patient के sign and symptoms की क्या बात है, इससे पहले हमारे पास जो impairments आती हैं, ठीक है, in response to those three pathological conditions हमारे पास क्या क्या impairments आ सकते हैं? Pain, the most important one, restriction of range of motion, or restriction of range of motion is due to either due to the pain or either due to swelling. Swelling itself कोई sign कोई मतलब कि impairment नहीं है, लेकिन sign and symptoms हैं, लेकिन that swelling is going to restrict the movement, ठीक है ना। Pain is going to restrict that movement, so that is the structural impairment. That is the functional impairment कि जी मुझे पेन हो रही है या मुझे मेरी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रही। फिर नी जॉइंट के अंदर एक्सटेंसर लैग बहुत कॉमन सी इम्पेयरमेंट है। एक्सटेंसर लैग का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसर लैग इज व्हेन एक्टिव एक्सटेंशन इज लेस देन पैसिव एक्सटेंशन। When active extension is less than passive extension means जब मैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट किसी पेशेंट की एक्सटेंशन करवाऊंगा तो उसकी वो एक्सटेंशन क्या होगी? कंप्लीट होगी, पूरी होगी, ठीक है। लेकिन जब पेशेंट खुद से एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सटेंशन उसकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो मींस पैसिव एक्सटेंशन इज ग्रेटर एंड एक्टिव एक्सटेंशन इज लेस, ठीक है। So that is called extensor lag. और extensor lag तब होता है जब आपके muscles in response to that pain, ठीक है, जब भी बेटा पेन होती है तो हमारे मसल्स क्या करते हैं? फौरन से इनएक्टिवेशन की तरफ जाते हैं, इनएक्टिविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। मींस से उनकी एक्टिवेशन उतनी रैपिड नहीं होती जिस तरीके से एक नॉर्मल इंडिविजुअल की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ऑफ द मसल हमारा एक्सटेंसर लैग प्रोड्यूस होता है। समझ आ गई बेटा बात की? अब वो कहते हैं पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? वेदर साइनोवियल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू इन्वॉल्व, क्योंकि जब साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट को सिर्फ रेडनेस आती है, पेशेंट को सिर्फ अपना नी जॉइंट वार्म लगता है और पेशेंट की स्वेलिंग होती है, ठीक है, सही है।
सो दैट इज ड्यू टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम उसके लिए एक पर्टिकुलर सर्जरी परफॉर्म करेंगे साइनोवेक्टमी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से वो वैसे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर सेकंड क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब वो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो साइन एंड सिम्टम्स है अगर तो वो माइल्ड है, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये नहीं कि एकदम स्वेयर हो जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा प्रोग्रेसिवली स्वेयरिटी की तरफ जाता है। अगर तो माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स है तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर साइन एंड सिम्टम्स मॉडरेट से स्वेयरिटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम लोग आर्थ्रोप्लास्टी की कोशिश करेंगे या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, और अगर काफी स्वेयर हो जाए तो फिर हम लोग कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, टोटल टीकेए, टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात से? So that is why the patient signs and symptoms play an important role in choosing the type of surgery. ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी लेवल एंड एज। पेशेंट की एज जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग फौरन से किसकी तरफ जाएंगे? ऐसी सर्जरी की तरफ जाएंगे जिसमें पेन मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, और चाहे उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए या उनकी मूवमेंट रिड्यूस हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, उन्होंने किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना। जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनमें हमने सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है कि उनकी रेंज ऑफ मोशन, ऐसी सर्जरी कीजिए जिससे उनकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रहे, ठीक है। ऐसी सर्जरी ना कीजिए जिससे उनकी रेंज ऑफ मोशन क्या हो जाए? रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है? रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, एक खास हद तक तो अलाउ करती है लेकिन कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं करती। तो हम लोग कभी भी यंगर इंडिविजुअल में आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ, कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ नहीं जाते, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जा सकते हैं। समझ आ रही है बेटा बात? नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द डिजीज। जिस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, एनी ऑफ दैट डिजीज इज गोइंग टू अफेक्ट द टाइप ऑफ द सर्जरी। जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हम उसके लिए साइनोवेक्टमी करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उसके लिए हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे या आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर करेंगे। Next is severity of the articular cartilage damage. ठीक है, that is all again implies that कि जी articular cartilage पर कितना डैमेज हो। अब होता क्या है? Let's say this is an articular cartilage, ठीक है, this box, ठीक है, इसमें जैसे ये सेंटर में लाइन है, ठीक है, तो कहते हैं कुछ फिशर्स होते हैं जिनको हम लोग फिशर्स बोलते हैं। अगर तो ब्रेकडाउन हो जाए सेंट्रली, ठीक है, तो ये ऐसी वो टाइप है कि इसमें पेशेंट की तरफ वेट बेयरिंग के वक्त या भागते हुए, रनिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। अगर तो वो ज्यादा बड़ा लीजन हो जाए, ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाए आर्टिकुलर कार्टिलेज की, तो फिर हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर नहीं कर सकते, फिर हमें आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आर्थ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है, ठीक है, सही है। अगर तो माइनर से लीजन है तो हम उनको रिपेयरिंग की तरफ लेके जाएंगे। समझ आती है बात? The next one is the joint deformity. ठीक है, joint deformity again बताती है कि जी कितनी joint deformity। अगर तो joint में deformity होती है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, अगर joint में deformity नहीं है तो हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते, हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, या हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से उसकी पेन या उसकी रेंज ऑफ मोशन जो रिस्ट्रिक्ट हो रही है उसको हम लोग ओवरकम कर सकें या उसको इंप्रूव कर सकें। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, जहां पे डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगी तो अल्टीमेट उसका हल क्या है? सर्जरी है। हमारी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा काम क्या होता है कि हमने डिफॉर्मिटी नहीं बनने देनी, लेकिन अगर डिफॉर्मिटी बन चुकी है तो हम उस डिफॉर्मिटी को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डिफॉर्मिटी बन गई तो अल्टीमेटली आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। यहां तक बात की समझ आ गई? सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर हम लोग चूज करते हैं कि जी टाइप ऑफ सर्जरी कौन सी होनी चाहिए। Now the next one is the arthroscopic. These are the type of the surgeries. The first one is arthroscopic debridement and lavage. ठीक है? Now this type of surgery is used with an instrument called arthroscope. Arthroscope क्या होता है? एक ऐसा कैमरा लाइक इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी आर्टिकुलर सर्फेसेस को इजीली देख सकता है, ठीक है, या हमारी इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस के अंदर इजीली इंसर्ट हो सकता है। इतना स्मॉल सा वो कैमरा होता है, मिलीमीटर्स के अंदर, मिलीमीटर डायमीटर्स में
कि वो इजीली आपकी इंट्राआर्टिकुलर स्पेस के अंदर जाके आपको बता सकता है कि आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज की हालत कैसी है। ठीक है, इन केस अगर आपको वहां पे नजर आता है कि यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या हुई है, कहीं पे ब्रेक डाउन हुई है, तो हम क्या करते हैं, वहां से उस ब्रेक डाउन को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आर्थ्रोस्कोप। वो आर्थ्रोस्कोप आपको दिखाता भी है और आपको रिमूवल में हेल्प भी करता है। किसकी रिमूवल में? अगर वहां पे फ्रेगमेंट्स है कार्टिलेज के ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, डिब्राइटमेंट हम उसको कहते हैं कि लेट्स से कोई चीज अटैच है अपनी सोर्स के साथ, लेकिन वो क्या कर रही है, इन्वॉल्व करेगी है या आपकी रेंज ऑफ मोशन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का एक ऐसा फ्रैगमेंट है जो कि अटैच तो है अपने सोर्स के साथ, लेकिन वो क्या कर रहा है, इम्पिंचमेंट कॉज कर रहा है या लॉकिंग कॉज कर रहा है जॉइंट की, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसको कट करते हैं। डिब्राइट करना मींस उसको स्मूथ करते हैं। ठीक है, और स्मूथ करने के बाद उसको कट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बाहर निकाल देते हैं। That is not a big one, minute से मिलीमीटर के साइज के वो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली नी लॉकिंग कॉज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट वन इज एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी। एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब क्या है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की सरफेस को स्मूथ करना। ठीक है, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू इनिशियलाइजिंग ऑफ द आर्थराइटिस। ठीक है, आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, उसकी वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाती है। तो उस वेयर एंड टियर को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बाय स्मूथिंग देयर सरफेसेस। ठीक है, क्योंकि जितनी वेयर एंड टियर, कुछ जो आपके बेटा फिशर्स होते हैं ना, जो ब्रेकेजेस होती हैं वो सुपरफिशियल होती है, वो डीप तक नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उन फिशर्स को क्या कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ एब्रेशन हम लोग उस पूरी सरफेस को स्मूथ करते हैं और वो फिशर्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। समझ आती है बेटा बात की? ठीक है, सो दैट इज एब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी। The next one is साइनोवेक्टमी। साइनोवेक्टमी is simply synovial membrane को आप रिमूव कर दो, that is called साइनोवेक्टमी। और इजीली हम लोग rheumatoid arthritis के पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। ऑस्टियोटमी, स्केलेटल स्ट्रक्चर की कटिंग करना। ठीक है, अब वो कहते हैं ऑस्टियोटमी हम लोग क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं, फीमर के लिए भी यूज कर सकते हैं, टिबिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी बोन की बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल है। जिसकी बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल होगी हम उसके ऊपर ऑस्टियोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑस्टियोटमी क्यों की जाती है, जस्ट टू करेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द टिबिया एंड द फीमर। ठीक है, ताकि डिफॉर्मिटी जो पैदा हुई है जिनोवेरम या जिनोवेल्वम, उसको क्या किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। समझ आती बात की? वो कहते हैं जो पुराने वक्तों में हाई टिबियल ऑस्टियोटमी परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, क्या परफॉर्म की जाती थी, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। अब वो क्या होती है कि जिसमें ऐसे बोल एग्जाम, ठीक है, वेट सारा कहां पे शिफ्ट हो रहा है, लेटरल साइड के ऊपर। तो कहते हैं हाई टिबियल मींस कि टिबिया का जो अपर पोर्शन होता है ना, प्रॉक्सिमल पोर्शन, यहां पर वेज शेप, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, वेज शेप क्या किया जाता है, कटिंग की जाती है और इस पीस ऑफ केक को क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो दो एंड्स रह जाते हैं उनको क्या कर देते हैं, आपस में मीट अप कर देते हैं। अब जैसे ही उनको आप कंबाइन करोगे, अप्रॉक्सीमेट करोगे, आपकी ये जो बाहर वाली बोन है ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेटन अप हो जाएगी। कैसे, समझ आती है? एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। लेट्स से ये आपकी है जिनोवेरम डिफॉर्मिटी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो लेट्स से आप दो स्टिक्स रखे हैं, क्या रखे, दो स्टिक्स, ये वाली स्टिक, ठीक है, और ये वाली स्टिक। जो बाहर वाली स्टिक होगी ये बड़ी होगी ना एज कंपेयर टू द मीडियल वन। हम बाहर वाली स्टिक को अगर छोटा कर दें तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हाई टिबियल ऑस्टियोटमी या वेज ऑस्टियोटमी भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ द गोल्स ऑफ द सर्जरी, पेन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव किया जा सके, डिफॉर्मिटी को खत्म किया जा सके। ठीक है, ये हमारा गोल होना चाहिए सर्जरी के बाद। ठीक है, सर्जरी जब हम करेंगे तो हमें ये होना चाहिए कि पेन खत्म हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, या बेहतर हो जाएगी पहले से, और डिफॉर्मिटी क्या है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके ये गोल्स अचीव नहीं होंगे तो आपकी सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं होगा। नाउ
The first one is the repair of the articular cartilage. हम articular cartilage को repair कैसे करते हैं? वो कहते हैं ये this is an important topic, ठीक है? नी के point of view से articular cartilage को repair कैसे किया जाता है? वो कहते हैं articular cartilage को repair करने के लिए different methods हैं और इनमें methods कौन-कौन से हैं? Microfracturing, osteochondral autograft transplantation, autologous chondrocyte implantation, ठीक है? These are three different methods which we use to repair articular cartilage, ठीक है? अब वो कहते हैं साइट्स कौन सी होनी चाहिए? हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर तो करना है, तो साइट कौन सी होनी चाहिए? किस जगह से हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिपेयर करना है? तो टिबियल प्लेट्यूस, ठीक है, फेमोरल कॉन्डाइल्स, ठीक है, पैटेला इटसेल्फ, क्योंकि पैटेला की किसके साथ आर्टिकुलेशन हो रही है? इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ, ठीक है। पैटेला इटसेल्फ हाइलन कार्टिलेज का साथ कवर्ड है और इंटरकोंडाइलर ग्रूव भी आपका कवर्ड होता है विद द हाइलन कार्टिलेज। तो ये चारों की चारों जो साइट्स हैं आप इनको यूज कर सकते हो रिपेयरिंग के लिए। जहां पर भी इशू होगा वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का इशू है, ठीक है। इनको हम रिपेयर कर सकते हैं इन चारों साइट्स के ऊपर। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है? हम कब इन तीनों में से हम कब ये सर्जरीज परफॉर्म करेंगे? कहते हैं कि जब सिम्प्टोमेटिक नी जॉइंट को, मींस टू से इफ देयर इज अ पेन, ठीक है, इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, इफ देयर इज लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, तो तब हम इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। आइदर कॉज्ड बाय अ स्मॉल टू रिलेटिवली लार्ज फोकल लीजन, छोटे से छोटा लीजन हो या बड़े से बड़ा लीजन हो, अगर वो आपके नी जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, पेन कॉज कर रहा है, रेंज ऑफ मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लॉकिंग कॉज कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? इन सर्जरीज की तरफ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ सर्जरी कि माइक्रोफ्रैक्चर यूज करना है, ठीक है, कॉन्ट्रोसाइट इम्प्लांटेशन यूज करनी है, ठीक है, या हम लोगों ने ऑटोलोगस ऑस्टियोकॉन्ड्रल इम्प्लांटेशन यूज करनी है, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्रल उसमें बोन का भी पोर्शन आता है, मैं आगे चल के बताता हूँ। दो चीजें, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली क्या बनाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट किससे बनते हैं? ऑस्टियोसाइट्स से बनते हैं। ऑस्टियोसाइट्स प्रिमिटिव सेल्स है ना, ऑस्टियोसाइट्स आगे से क्या बनाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस किस चीज का आएगा? अगर तो स्टिमुलस आएगा कि जी आपने बोन को क्या करना है? खाना है, तो वो ऑस्टियोसाइट किस में चेंज हो जाएगी? ऑस्टियोब्लास्ट में। अगर उसने कहना है कि ऑस्टियो बोन फॉर्मेशन करनी है, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे। तो प्रिमिटिव सेल क्या ऑस्टियोसाइट है? इसी तरीके से कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। मींस अगर कार्टिलेज फॉर्मेशन होनी है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे, अगर कार्टिलेज की वो करनी है, फेगोसाइटोसिस करनी है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं उनको इम्प्लांट करना, सेल्स को इम्प्लांट करना। और फिर एक जो चीज है दैट इज ऑस्टियोकॉन्ड्रल इम्प्लांटेशन। ऑस्टियोकॉन्ड्रल इम्प्लांटेशन क्या होती है कि ऑस्टियोबोन कॉन्ड्रल आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब वो पोर्शन जिसको हम लोग इम्प्लांट कर सकें या ट्रांसप्लांट कर सकें। जैसे कोई डोनर साइट हो, कोई डोनर पेशेंट हो, हम उसमें से क्या लें? बोन का पोर्शन है और आर्टिकुलर कार्टिलेज का पोर्शन है, और हम उसको पेशेंट में इंसर्ट कर रहे हैं उस जगह के ऊपर जहां पर इशू है, ठीक है, जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांटेशन एंड कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन इज कि हम लोगों ने कॉन्ड्रोसाइट्स को इंसर्ट कर दिया है उस जगह के ऊपर ताकि वो फर्दर चेंज हो सके कॉन्ड्रोब्लास्ट। समझ आए? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नाउ द सिलेक्शन क्राइटेरिया हम तीनों से माइक्रोफ्रैक्चरिंग वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने तीनों सर्जरी में से कौन सी सर्जरी यूज करनी है। द साइज ऑफ द कॉन्ट्रोल लीजन, स्मॉलर लीजन है, लार्जर लीजन। लार्जर बेटर लीजन होगा तो ऑब्वियसली हम किसको करेंगे? ऑस्टियोकॉन्ड्रल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, इम्प्लांट नहीं करेंगे। इम्प्लांट क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या इतनी जल्दी उस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है,
नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने क्या करना है, ऑस्टियोकॉन्ड्रिल ट्रांसप्लांटेशन करना। द डेप्थ ऑफ द लीजन, ठीक है, सुपरफिशियल है तो हम लोग माइक्रो फ्रैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, हम लोग कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर डीप है, ठीक है, इसमें सबकॉन्ड्रल बोन भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम लोग इसी तरफ जाएंगे, ऑस्टियोकॉन्ड्रिल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएंगे। लोकेशन ऑफ द लीजन, ठीक है, लोकेशन मींस के सेंट्रल एरिया है या पेरिफेरल एरिया है आर्टिकुलर कार्टिलेज का दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो पेरिफेरल एरिया है वो तब पेन कॉज करेगा जब आप एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन में जाओगे, मींस एक्सट्रीम एक्सटेंशन में जब जाओगे या एक्सट्रीम फ्लेक्शन में जाओगे तब वो पेन कॉज करेगा। लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है वो आपको उठते बैठते जैसे मर्जी आपको वो तंग करेगा, आपको पेन कॉज करेगा, ठीक है। सेंट्रल रप्चर है ना, या एक रप्चर वो है जो कि पेरिफेरल एरिया को इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द लोकेशन ऑफ द लीजन। इस लोकेशन ऑफ लीजन के लिहाज से भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं या इम्प्लांटेशन करवा सकते हैं। जब सेंट्रल पोर्शन होता है तो हमें ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ता है, जब पेरिफेरल पोर्शन होता है तो हम लोग इम्प्लांटेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलैप्स टाइम, मतलब कि जब सर्जरी इंजरी हुई है, इंजरी के बाद से अब तक जब सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं तब तक कितना टाइम हो चुका है। अगर तो सून आफ्टर द इंजरी, ये सून आफ्टर द ऑस्टियोआर्थराइटिस आप सर्जरी की तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से स्टार्ट करेंगे, हम लोग मिनिमम सर्जरी यूज करेंगे। लेकिन अगर टाइम ज्यादा हो गया है फ्रॉम दैट ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस टू टिल डेट जहां पे हमने सर्जरी परफॉर्म करनी, तो फिर हम लोग एक्सटेंसिव सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और एक्सटेंसिव सर्जरी क्या होगी, ऑस्टियोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। लास्ट वन इज पेशेंट एज एंड द इंटेंडेड लेवल ऑफ द एक्टिविटी। ऑब्वियसली जो बूढ़े लोग हैं जो ज्यादा देर तक इमोबाइल रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग एक्सटेंसिव सर्जरी यूज करेंगे। जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं हम उनके लिए मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यूज करेंगे ताकि वो जल्द ठीक होकर अपनी एक्टिविटी तक वापस आ सके। समझ आ गई बेटा बात? नाउ माइक्रो फ्रैक्चरिंग। माइक्रो फ्रैक्चरिंग क्या है? हम आप सबको पता है रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन एक्शन, ठीक है। टू एक्शन होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सबको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस आता है तो आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, ठीक है। अब वो कहता है माइक्रो फ्रैक्चरिंग क्या है कि आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज की कहीं पे ब्रेकडाउन हुई है लेकिन वो आर्टिकुलर कार्टिलेज अपने आप को हील नहीं कर पा रहा, रिपेयर नहीं कर पा रहा ऑन इट्स ओन, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अराउंड माइक्रो फ्रैक्चरिंग कॉज करते हैं। स्मॉल डायमीटर के हम लोग क्या कर देते हैं, होल्स क्रिएट कर देते हैं, और वो होल्स एक्चुअली एक स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करते हैं कि जैसे ही वो हम होल्स करते हैं तो जो स्टिमुलस ब्रेन तक जा रहा होता है वो क्या हो जाता है, मैनीफोल्ड हायर हो जाता है। जब वो मैनीफोल्ड हायर होता है तो फिर ब्रेन उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, थ्रेशोल्ड उसका ज्यादा होता है तो ब्रेन भी फौरन से अच्छा रिस्पांस प्रोड्यूस करते हुए आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयर स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। So that is called micro fracturing, ठीक है। Osteochondral autograft transplantation। Osteochondral जैसे मैंने पहले बताया, osteo means bone, chondral means articular cartilage, autograft means कि पेशेंट का अपना ग्राफ्ट हम यूज कर सकें, ठीक है, किसी और जगह से, ठीक है। या हमने जिस नी को खोला है अगर वहां पर भी हमें कोई मिल जाए, कोई ऐसा एरिया जहां पर नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज हो विद सबकॉन्ड्रियल बोन, हम वहां से भी उसको एक्सरसाइज करके यूज कर सकते हैं। मींस टू से जैसे पेरिफेरल पोर्शंस में अगर हमें सही मिल जाता है, क्योंकि पेरिफेरल पोर्शन अगर एक ओल्ड एज का इंडिविजुअल है उसने पेरिफेरल पोर्शन के ऊपर या उसने एक्सट्रीम रेंजेस को यूज करके क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि उसकी तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। उसने किसी कंपटीशन में तो नहीं जाना या उसने कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं करी, तो हम उस पेरिफेरल पोर्शन में से अगर सबकॉन्ड्रियल बोन को हिस्सा मिल जाता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रियल हिस्सा पूरे का पूरा पोर्शन मिल जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज अलोंग विद द सबकॉन्ड्रियल बोन, तो हम उसको एक्सरसाइज करते हैं और हम उस सेंट्रलाइज्ड पोर्शन में जहां पे इंजरी थी वहां पर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोकॉन्ड्रियल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। एक क्या होती है एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन,
ठीक है। जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि जिसमें हम लोग किसी और डोनर पेशेंट का, या जैसे डेड बॉडी है, फ्रेश डेड बॉडी, तो हम उसका क्या लेते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज अलोंग विद द सबकॉन्ड्रल बोन, उसको एक्सरसाइज करते हैं और उसको उस पेशेंट में इंसर्ट करते हैं। दैट इज एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। मोजाइक प्लास्टी, ठीक है। मोजाइक प्लास्टी क्या है, इट इज यूज्ड इन विच मल्टीपल स्मॉल डायमीटर ऑस्टियोकॉन्ड्रियल प्लग्स। प्लग क्या होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे जैसे वाटर टैप है, लीक होना शुरू हो जाती है वाटर टैप, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से प्लास्टिक है, हम उसको प्लास्टिक को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, वुडन जो वुडन थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक लेड पेंसिल है, ठीक है, हम लोग उसको इंसर्ट करके उस वाटर को क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रियल प्लग्स, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल डायमीटर के हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रियल एरिया को लेते हैं, उस जहां पे हेल्दी ऑस्टियोकॉन्ड्रियल एरिया हो उसको फोकस में लेते हैं, और वहां से स्मॉल प्लग्स, ठीक है, उसको लेके हम लोग वहां पे जहां पे ब्रेकडाउन हुआ है या जहां पे रप्चरिंग हुई है वहां पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्मॉल डायमीटर ऑस्टियोकॉन्ड्रियल प्लग्स लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी ब्रेकडाउन वाली जगह पर इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मोजाइक प्लास्टी, ठीक है। सही है। इसमें कोई एक ऑस्टियोकॉन्ड्रियल का पोर्शन हम लेके ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, बल्कि इसमें नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑस्टियोकॉन्ड्रियल प्लग्स यूज कर रहे हैं उस एरिया को कवर करने के लिए, जो कि इंजर्ड एरिया। समझ आ गई बेटा बात की। डोनर साइट्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। डोनर साइट्स वो होती हैं बेटा, जैसे उधर से ले जाओ अगर सर्दी लग गई। डोनर साइट्स कौन कौन सी होती हैं, डोनर साइट मींस कि जहां पर आपकी नॉन वेट बेरिंग पोर्शन हो, जहां पे आपकी वेट बेरिंग कम हो। इसी तरीके से जैसे एक्सट्रीम जो पेरिफेरल पोर्शंस हैं उनमें वेट बेरिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, उन एक्सट्रीम जो पेरिफेरल पोर्शंस हैं उनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ऑस्टियोकॉन्ड्रियल प्लग्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डोनर साइट होगी। रेसिपिएंट साइट कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि कहां पर इंजरी होगी। नाउ ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, हाँ वो कहते हैं, और ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन क्या है, फुल थिकनेस कॉन्ड्रल और ऑस्टियोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स के लिए फुल थिकनेस मींस सुपरफिशियल भी है, डेप्थ भी है, 2 to 4 सेंटीमीटर को अगर फेमोरोपोडाइन का या पेटला का आर्टिकुलर कार्टिलेज, अगर ये सारे इन्वॉल्व हो तो हम लोग ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन की तरफ जाते हैं। ऑटोलोगस मींस पेशेंट का अपने कॉन्ड्रोसाइट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहले बॉडी में से कॉन्ड्रोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब क्या है, उनको एक आर्टिफिशियल मीडिया देते हैं ताकि वो क्या हो सके, मैच्योर हो सके, या उनकी जो नंबर है वो ज्यादा हो सके मल्टीप्लाई, ठीक है। उनका जब नंबर ज्यादा हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको एक्यूमुलेट करते हैं और उनको फिर उस एरिया में इंसर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, ठीक है। दो फेजेस होती हैं इसकी, एक फेज में हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा रहे हैं, और दूसरे में हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 फेजेस। वो कहता है पेशेंट पोजीशनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 आवर्स आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट, इट इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जहां पर हम लोगों ने इस कॉन्ड्रोसाइट को इम्प्लांट किया है वो वहां से हिल सके, ठीक है। देखें, हम सीध एक रखते हैं जमीन के नीचे, ठीक है, अगर तो तेज पानी का बहाव आए तो क्या करेगा, उस सीध को साथ ले जाएगा, वो कहीं और जाएगा तो वहां से भी पानी उसको कहीं और ले जाएगा। मींस जो हमारा एरिया था, वो जो या हमारा टारगेट था वो तो अचीव नहीं ना हो सका, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस जगह में भी जब हमने कॉन्ड्रोसाइट को इम्प्लांट करना है तो सेल्स एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, ठीक है, और वो एरिया दोबारा वैसे का वैसे रह जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो पोजीशनिंग है ना जॉइंट की आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट, इट इज वेरी क्रिटिकल, और ये जो फर्स्ट 4 आवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं पेशेंट्स आर पोजीशनड सो द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्ड्रोसाइट इवनली अलोंग द बेस ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है।
किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करे, उन कॉन्ट्रा साइड्स के ऊपर एक्ट करके उनको क्या करे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे बेस के ऊपर। मतलब हमने तो सुपरफिशियली इंसर्ट कर दिया ना उनको, ठीक है। तो अब क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से एक्ट करे कि वो उनको अट्रैक्ट करके कॉन्ट्रा साइड्स को बेस के अकॉर्डिंग या इवनली बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल पेटेला है, पेटेला के आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए अगर हम लोगों ने यूज किया है कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन को, तो फिर हम लोग पेटेला के लिए ऐसी कौन सी पोजीशन यूज करेंगे। पेटेला ये सामने, ये पेटेला नजर आ रही है, सामने इसके हाइलन कार्टिलेज नहीं है, इसके नीचे की तरफ है हाइलन कार्टिलेज। तो बताएं कौन सी पोजीशन इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, प्रोन लाइन पोजीशन, ठीक है। इसको प्रोन लाइन रखेंगे ताकि ग्रेविटी एक्ट हो और इसके ऊपर क्या हो जाए, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। टिबिया के लिए हम लोग जस्ट लाइक दिस, ये जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट टिबिया के लिए। फेमोरल कोंडाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसएलआर, ठीक है, ताकि उस फेमोरल कोंडाइल के ऊपर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, मैंने पहले आपको बताया कि ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन है। मींस हमने क्या किया, दूसरे डोनर से लिया, ठीक है, और फिर उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोकॉन्ड्रल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने सर्जरीज परफॉर्म कर ली, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, वो कहते हैं जितना ज्यादा लीजन होगा, जितना ग्रेटर साइज में होगा, उतना ही उसका हीलिंग टाइम क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज इटसेल्फ इज अ वाइटिश स्ट्रक्चर, उसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, वो किससे ले रहा है, साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से वो जितना ज्यादा साइज में बड़ा होगा, रप्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज का, उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो कहते हैं कि आपने ऐसी मूवमेंट करवानी है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रहे। हम एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए करवा सकते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन ज्यादा देर के लिए हम नहीं करवा सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल वो किसी भी टाइम ज्यादा फोर्स लगा सकता है, किसी भी टाइम कम फोर्स लगा सकता है। तो हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, सीपीएम यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म अ सिंक्रोनाइज्ड स्मूथ मूवमेंट, ठीक है, और जो कि बहुत स्लो हो, ठीक है, फास्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग की तरफ जाएंगे, और पार्शियल से हम लोग इसकी तरफ जाएंगे कंप्लीट वेट बेयरिंग की तरफ जाएंगे। कंट्रोल्ड वेट बेयरिंग करनी है, फौरन से कंप्लीट वेट बेयरिंग की तरफ नहीं आ जाना, ठीक है। Longer period of weight bearing is required for femoral condyles, ठीक है, repair। यूजुअली 8 to 12 वीक्स का टाइम चाहिए होता है femoral condyle के, जब हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयर करते हैं। और कहता है पेटेलर के आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयर करेंगे तो यूजुअली 4 वीक्स का टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। मींस 4 वीक्स के बाद हम क्या करवा सकते हैं, वेट बेयरिंग करवा सकते हैं। Full weight bearing is usually delayed as long as 8 to 12 weeks. अगर पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसकी वेट बेयरिंग को डिले कर सकते हैं, कब तक, 8 से 12 हफ्तों तक हम उसको डिले कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव ब्रेसिंग हम लोग रात को सोते हुए भी यूज कर सकते हैं। रात को सोते हुए क्यों यूज करते हैं, ताकि पेशेंट कोई भी ऐसी पोजीशन में ना चले जाए जो कि उसके लिए फायदेमंद ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग तब रात को भी यूज कर सकते हैं सप्लीमेंट्स, ठीक है, हम लोग वेट बेयरिंग के वक्त भी सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ आप पेशेंट वेट बेयरिंग कर सकते हैं विदाउट सप्लीमेंट्स, तो फिर हम लोग ऐसे सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं जो कि वेट बेयरिंग को अलाउ करते हैं। वैसे सप्लीमेंट क्या करता है, वेट बेयरिंग को अलाउ नहीं करता ना। यूजुअली जो सप्लीमेंट्स बने होते हैं वो किस लिए बने होते हैं, ताकि वो वेट बेयरिंग को आपकी बॉडी से शिफ्ट करके अपने ऊपर ले जाए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जब आपको पता चलना शुरू हो जाए कि ऐसे कि पेशेंट जो है वो खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है और अब उसकी वेट बेयरिंग नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं जो वेट बेयरिंग को इंड्यूस करें पेशेंट की बॉडी पर, ठीक है।
अनलोडिंग ब्रेस उसको बोला जाता है या अनलोडिंग स्प्लिंट यूज किया जाता है। साइनोवेक्टमी, साइनोवेक्टमी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये हजम कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गई है बात की जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बेटा समझ आई है? यस सर। सर ये Any हमारा नी question? का लास्ट, सर ये हमारा नी का लास्ट लेक्चर था कि अभी कोई और लेक्चर भी है? बेटा इसके बाद एक और लेक्चर है। Beta, any question related to this article? No? नो सर। ओके बच्चों, जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज।